हाँ तो बच्चों देखिए, उस दिन मैंने तुम्हें कक्षा 7 की जो विज्ञान की किताब है, उस विज्ञान की किताब में पहला लेक्चर मैंने तुम्हें कल पढ़ा दिया था। आज हम उससे आगे देखेंगे और बुधवार में, और जितने बच्चे आज आए हैं वो आज अच्छा है। कुछ बच्चों के पास किताबें हैं, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर पढ़ूँगा थोड़ा अपने किताब को देखते जाना, और जैसे हमारी पूरी पढ़ाई जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जिसमें जो आने वाले प्रश्न होते हैं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आते हैं, वार्षिक परीक्षा में आते हैं, उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, जो आपके निपुण असेसमेंट जो टेस्ट होता है, जो निपुण असेसमेंट टेस्ट की जो परीक्षा होती है आपकी, कभी क्षण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें बहुत राहत मिलेगी। उसके अलावा BRC पर और जिला लेवल पर होते हैं उसमें भी आते हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, सभी सतर्क हो जाए और अपनी अपनी किताब को खोल लें। जो मैंने बताया वहाँ से आपको मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक। और कॉपी पेन अपना तैयार ले लें और शांति से बैठे रहें और वो तो बिल्कुल भी न करें। यहाँ पर मैंने कोशिश की है तुम्हें एक अच्छी और बेहतर ढंग से पढ़ाई देने के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अपना मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी का इससे पहले मैंने बताया था कि विज्ञान अपने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सरल बना दिया है, आसान बना दिया है और तेज बना दिया है। अभी आप देख लीजिए, पिछले साल जब बच्चे पढ़ने के लिए आते थे तो उस समय के लिए बोर्ड नहीं था, लेकिन अब विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा देखिए हमें ये डिजिटल बोर्ड मिला है। इस डिजिटल बोर्ड से आपको पहले से बहुत बेहतर शिक्षा मिलेगी, क्योंकि पहले क्या था, हम लोग तो कोई अच्छे डायग्राम या कुछ चित्र तुम्हें नहीं दे पाते थे, लेकिन आज देखिए हमें ये सारी चीज़ें क्या है, परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ 10 सालों में बहुत अच्छा परिवर्तन आए। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी जो आपको शिक्षा मिलेगी, जहाँ तक संभव है तहाँ तक, ठीक। तो देखिए आज हम आगे की चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले आपको पढ़ा दिया है, आज हम उससे आगे पढ़ाएंगे, ठीक। तो अब आप ये देख लीजिए इसमें कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है, आसान बना दिया है और तेज बना दिया है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में सिद्ध की थी। तो अब देखिए पहले किसी समय पर उद्योग धंधे बहुत कम थे। तो देखिए पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे। जब उद्योग धंधे ही कम थे तो वो निर्माण, वो वस्तुएं हमें नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया, आज वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी इतनी अधिक आ गई है कि उद्योग धंधे क्या है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, ठीक। हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। जो देश जापान है, अमेरिका है और भी बहुत ज़्यादा जो विकसित देश हैं, आज हमारे देश में इतने ज़्यादा अधिक संख्या में उद्योग धंधे खुलने लगे हैं कि हमारा देश और देशों की क्या करने लगा है, बराबरी करने लगा है। भाई बराबरी जब करेंगे जब किसी के लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी नई विकसित करेंगे देश में, तो उद्योग धंधों से अब हम देख लीजिए, जैसे अगर हम स्टील के उत्पादन की बात करते हैं तो स्टील का उत्पादन कहाँ पर, जमशेदपुर। ये सब तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, जिन्हें तो हाईलाइट में ये सारी चीजें लाएं तुम्हारी किताब की लिखी हुई है, ठीक। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अपनी किताब को देखते जाए। उसके अलावा इस किताब को घर बैठकर अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो स्टील के उत्पादन के लिए कहाँ, जमशेदपुर, ठीक। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले। अब स्टील का उत्पादन देखिए कहाँ पर, स्टील का उत्पादन देखिए जमशेदपुर में हो रहा है। स्टील का उत्पादन कहाँ हो रहा है, स्टील का उत्पादन कहाँ हो रहा है, जमशेदपुर, ठीक। देखिए जमशेदपुर में हो रहा है, ठीक। राउरकेला में हो रहा है, ठीक, राउरकेला में, ठीक। भिलाई में,
भिलाई में भी खुला हुआ है, भिलाई में दुर्गापुर, ये देखिए स्टील हुआ है। ठीक, इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, और रिहिंद में भी है जल शक्ति की एक रिहिंद है, रिहिंद जहाँ पर वहाँ पर जल बहुत ज्यादा है, तो उस जल का जो शक्ति होती है या जो जल का जो बहाव होता है, वहाँ पर क्या विद्युत बन रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बन रही है। ये देखिए एनटीपीसी, एक एनटीपीसी क्या है, उद्योग धंधा है, हमारे देश में भी वो खुल चुका है। ये देखिए उद्योग धंधे दिख रहे हैं, विज्ञान विकसित हो रहा है, उद्योग टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। इस टेक्नोलॉजी से मानव के जीवन में बहुत बदलाव आते जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी से रोजगार मिल रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी से हमारी संसाधन पूरे हो रहे हैं, इससे हमारा देश विकसित हो रहा है। तो हमारा देश विकसित हो रहा है, इससे पिछली बार में भी मैं लेक्चर में तुम्हें पढ़ाया था, तो बहुत ही ज़्यादा है। अब तो उदय हुआ, जो काम घंटों में हुआ करते थे मिनटों में होने लगे। ये देखिए हिंदालको, ठीक है। इस प्रकार के पावर स्टेशन की बात में देखो, कोबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचगढ़ आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी, ये देखो एनटीपीसी का डायग्राम हमारी किताब में नहीं है, मैंने अलग से लगाया। यही देखो आपके इसमें लिखा हुआ एनटीपीसी, लिखा हुआ है। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ये देखिए एनटीपीसी का हमारे देश में हो रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हमारा देश में काफी और अच्छे देशों की बराबरी में पहुंच रहा है, वैज्ञानिक प्रयास से पहुंच रहा है, सरकार के प्रयास से पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से भौतिक के नाम की ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बू, नरोरा, रारावत एवं करपक्कम एक जगह, उस करपक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य में। ये देखो करपक्कम, करपक्कम दिख रहा है, ये देखो करपक्कम, तो आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है सब करपक्कम। ये देखिए करपक्कम का। तो इस प्रकार से कहीं कहीं देखिए हमारा विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत सरल आसान बना दिया है। ठीक, तो इस प्रकार अब देखिए हम आगे थोड़ा चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक, देखिए ये आ गया। अब देखिए आगे, अब हम आगे और देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए इसी प्रकार से हम कृषि के क्षेत्र में भी बात करें। कृषि क्षेत्र में मैंने उस दिन भी बताया था आपको कल वाले लेक्चर में, वो आज भी देखो। तो कृषि के क्षेत्र में भी देखिए, कृषि के क्षेत्र में पहले पारंपरिक साधनों से खेत जोतने के लिए पहले हमारे पास जब विज्ञान की चीजें नहीं थी, विज्ञान वाले आविष्कार नहीं थे, वो मशीनें नहीं थी, तो खेत जोतने के लिए हमें हल का सहारा लेना पड़ता, हल। ठीक, बैल एवं सिंचाई के लिए हमें ढेकुली एवं रहर का प्रयोग करता था। ये देखो रहर पहले उस समय में जो हमारे पास समरसेबल नहीं थी, ट्यूबवेल नहीं थे, तो ये देखिए एक कुआं बना हुआ है, गोल सा आपको दिख रहा है, ये एक कुआं बना हुआ है। उस कुएं के अंदर पानी होता है, उस पानी में देखिए एक ढेकुली लगी हुई है, ये है ढेकुली, ये ढेकुली। अब यहाँ पर ये देखिए दो बैल लगे हुए हैं, ये बैल जब चलते हैं तो ये पानी को कैसे करके नालियों में करके और धीमे धीमे कहाँ पर हमारे खेतों की सिंचाई हो रही है। तो खेत हमारे पास मान लीजिए 10 बीघा है, 15 बीघा है खेत हमारे पास है कृषि करने के लिए, लेकिन हम उससे अच्छा पानी नहीं दे सकते, क्योंकि इसको पानी देने को बैलों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस पानी देने में बहुत समय भी लग रहा है। ठीक, तो देखिए, लेकिन आज क्या हुआ है, आज हमारे पास ये हो चुका है कि वैज्ञानिक के युग में देखो तो ट्रैक्टर जो काम हल से करेंगे, उस हल से काम करने में हमें बहुत समय लगेगा, उससे बहुत उधर नहीं, अरे भले लगेगा, बहुत समय लगेगा। ठीक,
थ्रेशर हमारे पास आ गया। जब थ्रेशर हमारे पास आ गया है तो किसी भी चीज की अगर कटाई करके अगर भूसा करते हैं तो उस भूसे को भी क्या थ्रेशर से बहुत आसानी से निकाल देंगे। ठीक। हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, डीजल में बहुत सारे पंप सेट लगे जहाँ से आप आसानी से पानी दे सकते हैं। ट्यूबवेल है, अब तो ये हो गया समरसेबल आ गई है, बटन दबा दो तुरंत खेतों में ये पानी देने हो जाता है। तो विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत चेंज कर दिया है, बहुत बदल दिया है, उसने जीवन को सरल कर दिया है, उसने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है। सही बच्चे सुना है कि नहीं? तो सारी चीज को विज्ञान ने हमें आसान किया है, अच्छा किया है और काम भी हमारा जल्दी हो रहा है। ठीक है। उसी के अलावा अब हमारे पास जो पर्याप्त भूमि है, पर्याप्त भूमि में अगर अच्छे तरह से पूरा अनाज नहीं हो रहा है तो आज में अगर हम देखे जाए तो हमारे खाद्यान्न का जो उत्पादन यानी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए यानी 1 बीघा में हमें ज्यादा है उसकी पैदावार लेनी है, उनके ज्यादा बीज लेने हैं, तो उस प्रकार से हमें क्या यूरिया, सुपरसोनिक, ये देखिए ये इस प्रकार की जो वो होती हैं खाद, वो भी वैज्ञानिक विधि से बनी हुई जो खाद है उस खाद से कम जगह में कम समय में पैदावार बढ़ाते हैं। तो पैदावार बढ़ाते इसका मतलब क्या है? अनाज ज्यादा हो रहा है। ये पैदावार बढ़ाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे खाने के लिए अनाज चाहिए कि नहीं भाई? ऐसा तो नहीं जनसंख्या बढ़ी तो अनाज नहीं चाहिए। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे खाने के लिए अनाज चाहिए, तो क्या है हमें पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, हमें ऐसी पैदावार करनी पड़ेगी जितने भी जो हमारा खेत है उस खेत में हमें दुगनी फसल मिलेगी, तभी तो जो जनसंख्या बढ़ी है तो उसकी पूर्ति होगी। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए देखिए हमें ये रासायनिक उर्वरकों का हम खेतों में प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या बढ़ोतरी होती जा रही है। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे तो नहीं लगता देखने के लिए कि जो आपकी खेती करता है खेती को खाद डालता है, सभी व्यक्ति ज्यादातर खेती डालते हैं। इससे क्या पैदावार बढ़ रही है। तो यह सब जितनी अधिक पैदावार हमारी बढ़ेगी खेत में, ये हमारा जितना अनाज का उत्पादन होगा तो ये एक प्रकार की क्या है हमारी वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि को ही क्या ये सब क्या है यही एक क्या है हरित क्रांति लाती है, यानी सब क्या है ये एक तरह की हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में देखिए क्या आता है? हरित क्रांति में आता है हमारी फसल का जो उत्पादन बढ़ना चाहिए, उसकी आशातीत वृद्धि होनी चाहिए, उसकी बहुत अधिक क्या होनी चाहिए वृद्धि। तो हरित क्रांति क्या है? वृद्धि। ये सारी चीजें देखिए क्या है हरित क्रांति उन्हें अच्छे बीजों की अच्छी किस्म होनी चाहिए, उसमें उर्वरक होना चाहिए, उन्हें पर्याप्त सिंचाई आज क्या है समर्थित पर्याप्त सिंचाई मिलती है। वहीं पर बिजली की किल्लतें भी खत्म हो गई है, अब तो बिजली भी खूब मिलने लगी। पहले बिजली कुछ समय कम मिलती थी, आज पावर स्टेशन खुल गए तो बिजली भी खूब मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है अनाज भी पैदावार हो रहा है। ठीक है। तो ये सब क्या है इससे क्या होता है हमारी कृषि उपज में आशातीत वृद्धि हो रही है। कृषि की उपज में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। जब कृषि की उपज में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है क्या है हरित क्रांति। समझ में आया क्या? तो क्या है हरित क्रांति। ठीक। अब इसी प्रकार से देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें उत्पादन बढ़ाना है। उस उत्पादन को बढ़ने के लिए देखिए हम देखते हैं आगे। तो अब हम देखें आजकल पहले के जमाने में आधुनिक तकनीकों के नित्य नए प्रयोग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हो रही है। आज हम जो नई टेक्नोलॉजी जो विज्ञान ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, तो विज्ञान के द्वारा जो हमें टेक्नोलॉजी मिली है उस टेक्नोलॉजी क्या हुआ विभिन्न क्षेत्रों में उसकी क्या हम उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, संख्या ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम मत्स्य उत्पादन की बात करें, मछली उत्पादन की, मछली फिश फार्मिंग, फिश का प्रोडक्शन, तो क्या हुआ उसमें उन्नत प्रकार की उनकी नस्लें बनती, उनके बीज बनते हैं, जिससे क्या होता है मछली का उत्पादन बढ़ता है। मछली का उत्पादन ये देखिए
ये दिख रहा है आपको चित्र? ये देखिए, पहले किसी समय पर मछली कम मिल रही है, तालाबों में मिली, आज मछली के जगह जगह आपको फार्म खुले हुए मिलेंगे। मछली की खेती होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मछली पैदा होती है, उस मछली का बाजार लगता है, बाजार में जाकर क्या होता है, मछली क्या होती है, बेची जाती है। बेची जाती है क्या होता है, उससे क्या आपको पैसा मिलेगा, इनको बढ़ेगी कि नहीं। तो आज अगर हम देखा जाए तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा मछली के क्या हो रहे हैं, पालन। ये देखिए मछली, देखो मछली देखो पैदावार बढ़ गई, मार्केट में जाके देखो सप्लाई होगी, देख लिया आपको मछली, देख लिया, ये देखो। तो देखिए मत्स्य का उत्पादन हो रहा है, उसका नाम है तो सब्जी का उत्पादन है। यही सब्जियां हम खा रहे हैं तो सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सब्जियों का उत्पादन कर रहा है, चूंदन कर रहा है। अब रेशम उत्पादन, मैं रेशम उत्पादन के बारे में तुम्हें अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अगला हमारा पार्ट है कक्षा 7 का पार्ट की जो इकाई 2 है, उसमें रेशम के बारे में आएगा। तो रेशम का उत्पादन क्या है, रेशम जो आप महंगे महंगे रेशमी कपड़े पहनते हैं, तो महंगे महंगे रेशमी कपड़े उगाते हैं वो रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं। तो जब हम रेशम के कीटों का उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो हमें रेशम ज़्यादा मिलेगा। जब हमें रेशम ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, उसकी रिसाइकलिंग वगैरह होगी, उसका पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग होगी कंपनी में, जिससे हमें बढ़िया बढ़िया पहनने के लिए क्या कपड़ा मिलेगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, रेशम का उत्पादन। रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक विधि के द्वारा क्या करेंगे हम, शहतूत के पेड़ों, शहतूत के जो पेड़ होते हैं उस पर रेशम मिलता है, उसके बाद अरंडी का जो पेड़ है वहाँ पर मिलता है, उसके बाद आक का जो पेड़ होता है उस पर भी शहतूत करते हैं। तो अब सुअर पालन, सुअर भी एक तरह का पालन होता है। सुअर को पालते इसीलिए कि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मांस मिलता है, मांस को अच्छे मार्केट में जाकर सप्लाई किया जाता है, वहाँ पर बेचा जाता है। तो ये भी क्या है, एक वैज्ञानिक की जरूरी है सुअर पालन। सुअर यहाँ पर आपको देखो सुअर दिख रहे हैं, देखिए इन सुअरों का भी पालन होता है, पाले जाते हैं, इनको भी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सुअर पालन क्या है, इसमें संतुलित आहार एवं सामूहिक टीकाकरण द्वारा इन्हें संतुलित आहार दिया जाता है, समय समय के टीके भी लगवाए जाते हैं, इसमें कोई बीमारी नहीं बनेगी इसके अंदर। तो ये देखिए सुअर का जब पालन बहुत ज़्यादा मात्रा होगा तो सुअर को बेच दिया जाएगा, पैसा मिलेगा। तो भारत क्या है, भारत में सरकार की ये पहल है कि आप कुछ न कुछ किसी भी काम को कर रहे हैं तो अपने आप को क्या, आप आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब आप स्वयं का बिजनेस करो, अपने आप आत्मनिर्भर बनो, अपना सारा काम करो, पैसे कमाओ। ठीक, इसी प्रकार का मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन क्या है, पहले कभी मुर्गी पालन कब से 30 साल पहले या 40 साल पहले देखते हैं तो मुर्गी पालन कम था। ये बहुत नींद आ रही है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं पीपीटी बना करके लाया तो शांति बढ़ाया, मास्टर बना के नहीं आता पीपीटी, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। मुर्गी पालन, मुर्गी पालन का मालूम क्या है, आप जगह जगह आप देखो तो जगह जगह मेरे फार्म मिलेंगे। तो मुर्गी पालन क्या है, मुर्गियों का पालन बढ़ाया जा रहा है, अच्छी किस्म के ले लिया आपने, उन्हें पाला जाता है। ये देखिए, ये देखिए तुम दिख रहा है, मुर्गी पालन में क्या होता है, अंडे मिलते हैं, उसे मार्केट में अंदर बेचा जाता है, चिकन के रूप में खाई जाती है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं क्या है, हमें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। सरकार की पहल में क्या बनाया जा रहा है, आत्मनिर्भर। ये चला चलने की कोई समस्या नहीं, चलो अभी वापस आ जाएगा, जो नया मिला है इसको थोड़ा बहुत चल रहा है। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ से पढ़ा दिया है। अब देखिए, अब देखिए आगे देखिए, तुम्हारी किताब में अंदर देखिए मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, अब कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति में देखो अभी मैंने तुम्हें बताया हरित क्रांति क्या है, उसमें फसल का उत्पादन बढ़ाना, सही बच्चा समझ गए नहीं। तो हरित क्रांति में क्या है, फसल का उत्पादन बढ़ाना। ठीक, श्वेत क्रांति में क्या है, श्वेत क्रांति के अंदर हमें दूध का उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति में क्या है, दूध का उत्पादन। पीली क्रांति, पीली क्रांति इसमें तिलहन का उत्पादन। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति में उर्वरक का उत्पादन, यानी हमारे जो खेत है उस खेतों के लिए अच्छी खासी
खाद बनाई जाएगी, उस खाद को जब डालेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा फसलों का, गेहूँ ज़्यादा होंगे, मक्का ज़्यादा होगी, ज्वार ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती खाने की, क्या होगा, नीली क्रांति क्या है, मत्स्य उत्पादन आजकल देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मछली पालन खुली हुई है। अब हरित क्रांति देखो, मैंने तुम्हें यही बात बताई थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय जनसंख्या कम थी, उस समय खाने के लिए अनाज कम था, तो अनाज हमें बाहर दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, ठीक, उस समय अनाज हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। लेकिन धीमे धीमे हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का तुम्हारी किताब के अंदर कोई चित्र नहीं बना हुआ है, उसका कोई जिक्र भी नहीं दिया गया है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का ये देखिए आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन वो थे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा योगदान दिया, इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की। अपनी रिसर्च से इन्होंने क्या हुआ, हमारी जो फसल है उस फसल के उत्पादन को बढ़ाया है, नई नई प्रकार की जो किस्में हैं उस वैरायटी को है, उस वैरायटी क्या इन्होंने संकर क्रॉस कराया, आपस में फसलों का क्या किया, संकर क्रॉस कराया, जिससे क्या हुआ, हमारी फसल का उत्पादन होगा। तो इसलिए जब हमारी जो आज हमारी फसल का उत्पादन इतना अधिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की वजह से हुआ है, तो इन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान था। इसी वजह से हरित क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक का मतलब पिता, यानी इन्होंने हरित क्रांति की अलग जगाई थी, हरित क्रांति ने योगदान किया था। इन्होंने हमारे फसल जो पहले कम थी आज फसल को ज्यादा कर दिया, नई नई प्रकार की किस्में दी, नई वैरायटी दी, जिससे हमारे खेतों में अच्छी क्या हो रही है, पैदावार हो रही है। तो अगर कोई भी तुम्हें पूछता है हरित क्रांति के जनक कौन है, क्या बताएंगे आप, स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। अब हम देखिए आगे चलते हैं, इसमें देखिए श्वेत क्रांति में ऐसा होता है कि श्वेत क्रांति में हमारे श्वेत का मतलब होता है सफेद, श्वेत का मतलब सफेद में जब किसकी क्रांति हो रही है, सफेद में क्रांति होती है दूध की। तो दूध की क्रांति का मतलब क्या, दूध की अचानक बाढ़ से आ जाना, ये देखिए दूध की क्रांति के लिए जाना जाता है, ये देखो लिखा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन किताब के अंदर ये चित्र नहीं बना है, इस चित्र को गौर से देख लीजिए, ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये काफी प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो अक्सर परीक्षाओं, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में, वार्षिक परीक्षाओं में आते रहते हैं। उसके अलावा लिक्विड असेसमेंट की जो परीक्षा होती है उसमें अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए और आगे चलते हैं, तो आगे चलने में देखिए हमारी किताब में देखिए अगला लिखे हुए है, अगले पॉइंट को आप सब अपनी किताब में आ जाइए। अगला पॉइंट है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में देखिए क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक। आज देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है हमारे किसी प्रकार के ऐसे उद्योगों का निर्माण जहाँ हमें एक छोटी सी मशीन से लेके बड़ी मशीन के जो बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे हवाई जहाज की मान लीजिए, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेन है और बड़ी बड़ी ट्रेन है, और छोटी सी मशीन में आप सिलाई की मशीन समझिए, सिलाई की मशीन है और भी मशीनें, मोबाइल की पुर्जे वगैरह है। तो आज इन सारी चीज़ों का इस औद्योगिक क्रांति में क्या हो रहा है, सभी पुर्जों का ज़्यादातर देखा जाए तो निर्माण हो रहा है अच्छी तरह से, ठीक। तो देखिए, तो इसमें देखिए सरकार ने ये पहले थी कि हमारे देश को, यानी भारत सरकार के द्वारा ये पहले थी कि हमारे देश को मेक इन इंडिया बना जाए। मेक इन इंडिया का मतलब पता है, मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि जो भी कोई सामग्री है वो भारत के अंदर ही बने, उसे दूसरे देश से न लेना पड़े। तो ये मेक इन इंडिया के भारत द्वारा प्रस्तावित कब हुआ, 2014, जिसमें यह कहा गया कि देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए ये बना था,
यानी 2014 में भारत सरकार की ये पहल थी कि हमारे देश को मेक इन इंडिया बनाया जाए, जिसमें जो भी हमारे देश में कंपनियां हैं देशी, जो भी कोई प्रजा बनेगा वो भारत के अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। ठीक, आज हमारे देश में अगर देखी जाए तो छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। मैंने तुम्हें देखो अभी औद्योगिक क्रांति में इसमें क्या हुआ, छोटी सी मशीन से लेकर के जो बहुत बड़ी मशीन है, उस बहुत बड़ी मशीन के सभी पुर्जे क्या है हमारे भारत देश में है। सरकार की पहल है कि हमारे भारत को मेक इन इंडिया बनाया जाए, अपनी भाई नहीं, तो ये सरकार की पहल है। तो देखिए कहीं ना कहीं साइंस की इस टेक्नोलॉजी से हमारा देश बहुत विकसित हो रहा है। जब भारत में चीज बने तो देश मजबूत होगा, रोजगार भी मिलेगा। तो बड़ी बड़ी मशीनों में रेल इंजन हो या हवाई जहाज, मैंने बताया तो रेल इंजन हो, रेल की बढ़िया रेल इंजन हो, हवाई जहाज हो, सारी चीजें, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत हो, जल से चलने वाले वाहन हो, उत्पादन मशीनें हो, मशीनों को तैयार करने वाली हो, बड़ी भारी मशीन, सब हमारे देश में बने रही। जितनी भी मशीनें आप ज्यादातर देखते हो, जो भी सामान देखते हो, छोटे से लेकर बड़ा सामान, साइकिल, बाइक है, मोटरसाइकिल है, और भी घर में यूज करने वाली बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं, टीवी, कंप्यूटर वगैरह सारी मशीनें, और भी ट्रकों के सामान, कारों के सामान, टायर कंपनियां, बहुत सारी चीजें, सब क्या है आज हमारे देश में ही बनेगी। हमें दूसरे देश में जाने के लिए नहीं, दूसरे देश में जाएंगे वो हमें बहुत महंगा देंगे, सारा मुनाफा कर लेंगे। भारत देश के अंदर कोई चीज बनेगी तो भारत का पैसा भारत में रहेगा, तो भारत को क्या होगा, आर्थिक मजबूती मिलेगी। समझ में आएंगे? तो इस प्रकार से देखिए लड़ाकू विमान हो गए, युद्धपोत हुए, पनडुब्बी, विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र हुए, विमान, वेदिक हो गए, आज सब क्या है ये सब का निर्माण हो रहा है हमारे देश। हमारा देश आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, मनोरंजन के साधनों से क्या है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे देश की प्रौद्योगिकी मजबूत होती है, यानी हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है वो मजबूत हो रही है। अगर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देखा जाए तो भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। अगर हम सूचना, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, जिसमें सूचना दी जाती है इंटरनेट के माध्यम से, अगर बात करें तो इंटरनेट के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत जो है हमारा और देशों की अपेक्षा, और भी देश बहुत पिछड़े हैं लेकिन ज्यादा और अच्छी जो विकसित देश है उसकी बराबरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए, हम ये बात तो अच्छी तरह से कह सकते हैं कि इस विज्ञान के युग से, इस टेक्नोलॉजी आने से हमारे जीवन में बहुत चेंजिंग मिलेगी। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन भी बहुत मुश्किल में हो जाएगा। आज गर्मी लगी तो पंखा चालू कर लिया, कूलर चालू कर लिया, एसी चालू कर लिया, समझ पाएंगे नहीं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो क्या कैसे करते रहो। तो टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ हुआ है। तो फिर बाद में चला जाता है, थोड़ा भी आलेगा करो कभी कविता से नहीं पता। ठीक, तो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, हमारे चीज हुआ। अब जनसंचार के क्षेत्र में क्योंकि थोड़ा चैप्टर में था तो मैंने देखो तुम्हें पढ़ाया, और देखो उसका थोड़ा सा था तो वैसा फिर जनसंचार को सूचना वाला जनसंचार के क्षेत्र में भारत में बहुत ज्यादा क्रांति आती है। देखिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा होती है आपकी ईमेल द्वारा। ईमेल के बारे में आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था ईमेल के बारे में। ईमेल पे ऐसी सुविधा होती है, पहले हम किसी समय में किसी को संदेश देते थे तो संदेश की चिट्ठी जो पहुंचने में हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने लग जाती थी, उसका जवाब आने में इतना समय लग जाता था। आज वो फैक्स की मशीनें कंप्यूटर के माध्यम से चलती हैं, तुरंत पहुंच जाता। ईमेल कंप्यूटर से तुरंत अभी लिख दो, तुरंत यहाँ पर लिख दो, टाइप कर दो और तुरंत उसे सेंड कर दो, उसे 1 मिनट भी नहीं लगेगी, वो आपको बन जाएगी। तो सूचना बहुत जल्दी मिल रही है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो, सूचना बहुत जल्दी मिल रही है। आज ईमेल, व्हाट्सएप, सारी चीज, व्हाट्सएप बहुत ज्यादा प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं। व्हाट्सएप के बारे में मैंने भी बताया था आज भी। ये सारी चीजें क्या है, ये केवल हमारे
जनसंचार का माध्यम है। किसी भी दूसरे देश की खबर को हम तुरंत अपने टीवी पर घर बैठे देख सकते हैं। दूसरे देश की खबर को तुरंत मोबाइल पर तुरंत आ जाती है, वीडियो आ जाती है। तो आज हम भारत में अगर देखेंगे तो जनसंचार के क्षेत्र में क्या उसे क्रांति मिली बहुत ज़्यादा, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। और इस टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, जो सूचना हमें काफी दिनों में मिलती थी, आज ये सूचना हमें बहुत जल्दी मिल रही है। सही बच्चे सुने। तो ये देखिए क्या है, कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इसके द्वारा कोई भी करने से कर रहा काम होता है तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। घोड़ा भाग कुछ भी करो, कुछ भी लिखो, टाइप करो, कुछ भी चीज़ का आप कर सकते हो। कोई मैसेज भी भेजो, कंप्यूटर में गेम भी खेलो, कंप्यूटर पर पढ़ाई भी कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेट से क्या है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे देश में आज हम इस चैप्टर के बारे में यही जो डिस्कस कर रहे हैं अच्छी तरह से, कई दिनों से चल रहा है हमारा, और इसमें यही बताया है कि मानव और विज्ञान और टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से संबंध है। पहले जिंदगी कुछ और थी, अब जिंदगी कैसी है। तो विज्ञान ने हमारी इसको जिंदगी को क्या कर दिया है, बिल्कुल बदल दिया है। ये सारी चीजें किससे हुई, एक इंटरनेट आ जाने से। ये सारी चीजें कैसे हुई, एक इंटरनेट आ जाने से। इंटरनेट देखियो आ गई है, तो ये सारी चीजें क्या इंटरनेट पर निर्भर है। इंटरनेट नहीं होगा तो किसी काम को नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी सूचना भेजता है। तो यह कंप्यूटर की एक नवीनतम प्रणाली हमारी किताब के अंदर लिखी है। किताब में नजर यहाँ तो मतलब मैं बता रहा हूँ, किताबों में नजर मालिया को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। जो और भी बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, हजारों कंप्यूटर होते हैं विश्व में, उन्हें टेलीफोन लाइन से सब कनेक्ट करते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। अगर कोई पूछेगा इंटरनेट किसे कहते हैं, प्रश्न होगा हमारे, इंटरनेट किसे कहते हैं, ठीक, एक प्रश्न हमारा होगा किसे कहते हैं। तो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इस प्रश्न का ये इंटरनेट के बारे में पूछा, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय संबंधित सूचना या आंकड़े पल भर में प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको बताया ना कि इंटरनेट के माध्यम से हम क्या है, हम अपने घर में बैठे हुए सुरक्षित बैठे, चार दीवारों के अंदर बैठे हुए, अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा, अफगानिस्तान में क्या हो रहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा, श्रीलंका, मैच पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहे, मैच तो चल रहा है दूसरे देश में, लेकिन देख कहाँ रहे, अपने घर के अंदर बैठे हुए। तो सारी चीज़ क्या है, सारी चीज़ कंप्यूटर पर आधारित, टेक्नोलॉजी पर आधारित, सारी इंटरनेट पर आधारित चीज़ें हैं। तभी तो घर पे बैठे हुए देख रहे हैं, मैच तो दूसरे देश में हो रहा है, बैठ के घर में देख रहे हैं। तो विज्ञान की इस टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया, बहुत आसान बना दिया है। तो इस प्रकार से देखो कंप्यूटर का सिस्टम होता है, इंटरनेट से देखो आप ये जोड़ लेते हैं, लैपटॉप भी चला सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। आज इंटरनेट का जमाना भी आने वाली है, जो आपका समय है बहुत चेंज होता जाएगा। आज सरकार की पहल से आप ब्लैक बोर्डों से लेकर के आप डिजिटल पर आ गए, जहाँ आपको बेहतर पढ़ाई मिल रही है। तो इससे देखिए क्या होगा, इंटरनेट इससे देखिए बहुत चेंजिंग आ रही है हमारे जीवन में। आज हम देखें, ये देखो हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। आज मोबाइल फोन से लेकर के हम स्मार्टफोन पर आ गए। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो स्मार्टफोन को नहीं जानता हो, मोबाइल फोन को नहीं जानता हो, व्हाट्सएप को नहीं जानता हो, यूट्यूब को नहीं जानता हो। ऐसा कोई व्यक्ति है जो यूट्यूब को नहीं जानता हो? ऐसा कोई व्यक्ति है? बच्चा है, मुझे लगा पढ़ाई की किताब है तो नहीं जानते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप से बच्चे बता देंगे, बता देंगे नहीं। तो ये सारी चीजें देखिए कहाँ पर आ रही है। ये सारी चीजें क्या है, एक टेक्नोलॉजी, सिर्फ साइंस की टेक्नोलॉजी से बदलाव से आ रही है। आज मैं जो भी कुछ ये पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाया तो आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप इसी टीवी पर देखेंगे। जो आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, पढ़ाई पहले से बेहतर समझ में आएगी। सारी चीज़ें इंटरनेट से हो गई है। आज देखिए मोबाइल फोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है।
मोबाइल आज ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई होगा जिसके पास मोबाइल हो। मोस्टली ज़्यादातर सभी के पास मोबाइल तो मिलता ही है। बाजार जा रहे हो ये सब्जी ले आना, मम्मी से बात करनी तो फोन पे बात करो, नानी से बात करनी तो फोन पे बात करो। अच्छा फोन है तो चलो ठीक है, नानी का हालचाल क्या जानेंगे, वीडियो कॉलिंग करो, पूरा सभी दिख जाएगा कि नानी क्या कर रही है, बैठी है, सो रही है, चाय पी रही है, क्या कर रही है। नानी नाना मामा फूफा जो भी तो चाय सबसे आपके से फोन से क्या है, इससे साथ से टेक्नोलॉजी है और जिसका हमारे क्या योगदान है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, ये टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं को, टेलीफोन की तरह बात तो मोबाइल में कर सकते हो, और भी कंप्यूटर वाला मेरा काम कर सकते, टाइप कर सकते हो, लिख सकते, फोटो खींच सकते, ईमेल वाले काम कर सकते, बहुत सारे काम। बात तो कर ही रहा है, संदेशा आदान प्रदान तो हो ही रहा है, ठीक है। ऐसा वगैरह सब उसका गेम खेल सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज। तो ये देखिए कहीं भी देखिए ट्रेनिंग आ रही है, यहाँ पर 5G आ गया, पहले 1G था, फिर 2G आया, फिर 3G 4G, अब 5G आ गया। 5G थोड़ा जैसा धीमे धीमे प्रचलित हो रहा है, थोड़ा कम जगह पर है, लेकिन आने वाले मुझे लगता है 1 साल के अंदर 5G सभी के पास हो जाएगा, जो टेक्नोलॉजी बहुत तेज बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होता है, वीडियो कॉलिंग करना, ये सारी चीजें क्या है। आज अब बैंकों की अगर हम बात करते हैं तो पैसा जेब में नहीं है हमारी, किसी दुकान से कुछ खरीदारी करनी है तो क्या है, पैसा नहीं तो आप आराम से फोन पे करो, गूगल पे करो, यूपीआई करो। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी आप देखते हो, ऑनलाइन में बहुत सारा सामान होता है, कहीं मार्केट सामान लेने के लिए आप सब्जी भी ले लो तो वो भी अगर कहीं नहीं कि भाई पेमेंट नहीं है, पैसा इसमें डाल दे, तो सब जगह चलने लगा है, तो सारी डाल देंगे। तो देखिए मोबाइल पर गेम खेल रहा है, मोबाइल पर गेम चल रहा है, ठीक। मोबाइल पर अगर हम देखें फेसबुक चला, यूट्यूब, ये सारी चीजें क्या है हमारे मोबाइल पर चलने वाली चीजें हैं, जिससे मनोरंजन हो रहा है और फिर चला रहा है, थोड़ा बहुत जल्द हट जाता है, जरा सा भी करते टच करते तुरंत फट जाता है, ठीक। तो देखिए साइंस में बहुत ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, उस टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, आज हमारा बहुत बदलाव हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में किताब में देखो, अगर आप पढ़ोगे तो हमारा कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में देखो मैंने उस दिन भी चर्चा की थी, आज भी मैं चर्चा करूँ। कृषि के क्षेत्र में क्या है, कृषि के क्षेत्र में देखिए, कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन हुई है। तो वो काम पहले हाथ से किया करते थे, आज ट्रैक्टर वैक्टर आ जाने से क्या है, हमारी जिंदगी में 4 चांद लगे, और जो महीनों का काम होता है, दिनों का काम होता है, वो आज 1 दिन में 1 घंटे में खत्म हो जाता है। क्यों, मशीनें बड़ी बड़ी आ गई, मशीनें बड़ी बड़ी आ गई। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, ये बात नहीं है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या, जब जनसंख्या कोई बढ़ रही है, किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके संसाधन भी बढ़ेंगे। अरे जब जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने के लाने भी चाहिए कि नहीं, तो जब जनसंख्या बढ़ गया तो उसके खाने के लिए अनाज चाहिए, यानी कि उसे ज्यादा खाना चाहिए, उसे संसाधन भी ज्यादा चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। तो सारी चीज क्या है, आज जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन संसाधन कम हो रहे हैं, तो उन संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक नई टेक्नोलॉजी ला रही है। नहीं, जिसके क्षेत्र में क्या है, कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, पैदावार बढ़ी। जब जनसंख्या की डिमांड आ जाता है खाने के लिए, शांत हो जाए बच्चे, जनसंख्या की डिमांड है तो क्या हुआ, तो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल बने, ट्यूबवेल हुए, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग इसलिए किया गया, वैज्ञानिकों ने कीटनाशक दवाओं का प्रयोग इसलिए किया गया उसमें डालने के लिए, जिससे क्या है हमारी पैदावार बढ़ेगी, यानी कि फसलों को कोई कीड़ा भी ना लगे, कीटनाशक दवा डाल दो, फसलों को कीड़ा लग गया, पूरी फसल खराब हो जाएगी, जनसंख्या भूखी मरेगी। अच्छे बीज हमें केमिकल खाद बना रहे, क्यों, हम इसलिए बना रहे हैं कि इससे क्या होता है, हमारी कृषि की जो उपज है, हमारी खेती बाड़ी है, उसमें क्या पैदावार ज्यादा हो। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी डिमांड है कि हमें अनाज ज्यादा चाहिए, तो अनाज की पैदावार भी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए वैज्ञानिक अपना काम करेगा। अब
अपनी साइंस का प्रयोग करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी लगाएगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उससे ज़्यादा अनाज चाहिए, ज़्यादा संसाधन चाहिए। समझ में आएगी नहीं? तो जहाँ पर देखिए क्या है, ये इसलिए हमें कृषि के क्षेत्र में काम करना पड़ा, इसलिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कृषि के क्षेत्र में काम करना पड़ा पैदावार बढ़ाने के लिए। तो जनसंख्या देखिए उसको जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? जनसंख्या कम है तो डिमांड कम होगी, जब जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड होगी। आज अगर इस कंडीशन में देखा जाए, पहले हम छोटी सी क्लास में पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पर, आज ये डिजिटल बोर्ड आ जाने से यहाँ पर बच्चे जितने बैठे हुए हैं इसकी जगह में यहाँ 100 बच्चे बैठ जाए तो वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड चेंज हो गया। बच्चे ज़्यादा थे तो डिमांड बढ़ी, ब्लैक बोर्ड पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है, बच्चे पढ़ेंगे। हर चीज़ की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती जाती है। तो ये देखिए कृषि के क्षेत्र में देखिए परिवर्तन, नए ट्रैक्टर बने, नई चीज बनी, ये देखिए नई मशीनें बनी होगी, नए थ्रेशर आए, काम फास्ट हो, सरल हो, आसान हो। ये हमारी किताब जो SCERT की सरकारी उससे पहले में ये पहले ग्राफ में ये बात की है कि विज्ञान ने मानव के जीवन को सरल, आसान और तेज बना दिया है। ये देखिए ये हमारी सरकारी किताब है, बेसिक शिक्षा प्रथम की चलती है, उसमें किताब में ये बात कही है। उस किताब को देखो अच्छी तरह से कर रहे हैं, समझ में आएगी? कृषि के क्षेत्र में देखो वही मैंने आपको अभी देखो वही बताया है कि थोड़ा इधर उधर से थोड़ा होगा। तो कृषि के क्षेत्र में देखो मैंने अभी बताया वही क्या होता है। तो पहले तो कृषि जो है ना वो शब्दों से मिलकर के बना है। एगर, एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर, तो इसमें एगर का मतलब होता है खेत और कल्चर का मतलब होता है खेती करना, यानी एग्रीकल्चर का ही मतलब यही है कि खेती करना, ठीक है। कृषि का अर्थ होता है खेती करना। मनुष्य के लिए यह उपयोगी पौधे एवं जंतुओं के विकास का विज्ञान है। इसमें फसलों एवं जंतुओं के पालन तथा उनकी व्यवस्था शामिल है। यानी खेती का मतलब होता है, खेती का मतलब ये नहीं तो फसल है, उसमें खेती यानी किसी भी चीज को मतलब होता है किसी भी चीज की पैदावार बढ़ाना, जंतुओं की पैदावार बढ़ सकती है। ये देखिए यहाँ पर खेती हो रही है, ये देखिए विभिन्न प्रकार की खेती है, बकरी का भी पालन हो रहा है, भैंसों का भी पालन हो रहा है, डिफरेंट ट्रैक्टर आ रहे हैं। ये देखिए सब्जी बन रही है, ये देखिए मुर्गी है, यह मुर्गी। तो इसमें क्या है, पैदावार बढ़ाया है, क्योंकि जनसंख्या को बात हमने अभी नहीं कि क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी खाने की डिमांड बढ़ रही है। भाई जनसंख्या के साथ चलने वाले अब ईंधन के क्षेत्र में आ जाओ, अगर आप देखें ईंधन के क्षेत्र में आ जाओ, ईंधन के क्षेत्रों में अभी पहले किसी समय पर जब हमारे पास गैस नहीं होती थी, चूल्हे पर ही ऐसे खाना बनता था, तो अपने शुद्ध पत्तियां से गोबर के उपले पहले खाना बनाने के लिए क्या होता है आपको, गोबर के उपले याद है, कंडे, तो गांव के बच्चे लोग अच्छे सब जानते हैं। तो गोबर के उपले मतलब गोबर के कंडे, गोबर के कंडों से भी खाना बनाते थे गाँव। तो ये प्राचीन अब पहले की अपेक्षा कम हो गए गोबर के कंडे, शहरों में तो कोई नहीं, गाँव में चलती है। तो देखिए पहले क्या है, गोबर के कंडों से चल रहा है। ये देखिए इधर के साथ आपका कोयला है, तो पहले था ये साधन है, लेकिन अब क्या हुआ, ये देखिए कोयला लकड़ी मिट्टी का तेल आप पहले के ईंधन से प्रयोग से क्या है बहुत अधिक समय लगता था। इससे खाना पीना बनाएंगे आप, कोयले से खाना बनाएंगे तो पहली बार यहाँ प्रदूषण तो हो ही रहा है, जो मैंने तुम्हें कुछ दिन भी बताई थी, यहाँ प्रदूषण तो हो ही रहा है, कंडे से प्रदूषण हो रहा है और कोयले से, ये दोनों चीज क्या है प्रदूषण कर रही है, ठीक है। अब LPG कैसा, यहाँ पर क्या है खाना जल्दी पकता है, ताजा पकता है, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण क्या है, यहाँ पर प्रदूषण कम है। कम का मतलब नहीं है, कम का मतलब क्या नहीं है, आप समझो नहीं, प्रदूषण है नहीं, कम क्या प्रदूषण है नहीं। उसके अलावा देखिए वाहनों में चलाने के लिए पहले डीजल से वाहन चलते थे, बहुत ज्यादा डीजल प्रदूषण करता था, होता था प्रदूषण पेट्रोल से, लेकिन न के बराबर होता है। लेकिन आज अगर हम बात करें CNG की, जिसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
आज CNG ज़्यादातर भारत के सभी कोनों में आ गई है। एक बच्चा जाएगा केवल, एक ही बच्चों का बढ़िया चले जाना मान में, ठीक है। अभी खाना बनने में थोड़ा टाइम होगा, अभी एम बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ये चलने दो, थोड़ा है पूरे क्वेश्चन आंसर करा दूंगा उसके बाद, ठीक है। आराम देखिए यहाँ पर आज CNG से चलने लगा है, CNG से चलेंगे। तो CNG क्या है, CNG देखिए भारत के ज़्यादातर अब सभी जगह पर CNG पहुँचने लगी है और CNG के वाहन भी चलने लगे। CNG के वाहन तो केवल ये होता है यहाँ पर थोड़ा प्रदूषण क्या है, कम है, बिल्कुल न के बराबर प्रदूषण, बहुत कम प्रदूषण है। तो यहाँ पर प्रदूषण नहीं है, तो यहाँ पर प्रदूषण क्या है नहीं। अब EV की भी चले लगे, इलेक्ट्रिक बाइक होती है, स्कूटी वगैरह तुमने ली होगी। अब तो पेट्रोल की कोई ले नहीं ना, अब तो कोई बैटरी चलने लगी। तो बैटरी के देखो चलने में ऐसा होता है, प्रदूषण तो कम हो ही रहा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है और सारे काम भी उससे जो पेट्रोल वाले वाहन करता है उससे वो ज़्यादा थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, आज सारी ये सारी चीज़ें कम, तो ये सारी चीज़ें जो हमें एक टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाते हैं। जो साइंस का पहले कुछ लोग ही होता, अब कुछ लोग हैं, तो आने वाले समय में ये कुछ और हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत सारा हमें परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है, परिवर्तन देखने मिल रहा है। तो बात तो वही चल रही है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल, आसान और तेज बना दिया। ये बात देखो इस चैप्टर के अंदर कोई बात नहीं, और उसी बात को हम सिद्ध कर रहे हैं और वो बात बिल्कुल सिद्ध होती आ रही है। इसके जो कुछ हानियां होंगी वो आपने पढ़ेंगे, कुछ दुष्परिणाम होंगे, बार बार हट जाता है, यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। जलाता में बात करते करते चुका फिर वो चला जाता है, ठीक। तो देखिए अभी हम कहाँ पर पहुँचे थे, CNG का अब देखिए यहाँ पर। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उस दिन भी मैंने पढ़ाया, एक बच्चा चला जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने उस दिन भी तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या हुआ, बहुत प्रकार की देखिए कोई टेक्नोलॉजी आ गई है। उसी टेक्नोलॉजी में पहले ये सारी सुविधा नहीं थी। आज हम अच्छी तरीके से क्या होता है, आज हम अच्छी तरीके से हम वो कर सकते हैं, मालूम क्या, आज हम अच्छी तरीके से किसी अच्छी जांच करा सकते हैं। वो मशीन साइंस ने हमें दे दी है, जैसे कि एक्सरे की मशीन टूट जाए तो एक्सरे की मशीन, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड की मशीन, ये देखिए MRI है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक्सरे है, आज विभिन्न प्रकार की गोलियां हैं और आज विभिन्न प्रकार की वैक्सीन लग रही है, जिससे कोविड-19 वैक्सीन सबको ज़्यादा फेमस है, सबने लगवाई है। ऐसा बच्चा मुझे तो लगता नहीं कोई जिसने न लगवाई हो, हमने भी लगवाई। तो ये देखिए कोविड-19 वैक्सीन, ये वैक्सीन का ये केवल साइंस का पढ़ाव है, वैज्ञानिक लोगों का पढ़ाव है। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हम यही नहीं कह सकते कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ है। आज हैजा की बात करें, मियादी बुखार की बात करें, इस प्रकार की जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हुआ करती थी उनका सफल इलाज हो चुका है, औषधियों को अच्छा, ठीक है, इनका पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार की जो बीमारी हुआ करती थी पहले, हैजा वैजा तमाम प्रकार की खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, जिससे दिक्कत हो जाएगी, इंसान को मौत हो जाया करती थी, आज सारी दवाओं की अच्छी तरह से खोज हो गई है और प्रॉपर दवा देने से व्यक्ति ठीक हो जाता है। आज हम चेचक की बात करें, हैजा की बात करें, काली खांसी की बात करें, पोलियो की बात करें, टीबी की बात करें, टीबी का इलाज हो गया पक्का, टीबी का मरीज सही हो जाता है। पोलियो की भी वैक्सीन लगती है, घर घर जाकर 5 साल छोटे वाले बच्चों, सरकार की अच्छी पहल है। इस सरकार की पहल से जो पोलियो को टीका रखता है, जहाँ तक संभव है तहाँ तक पोलियो एक तरह का जड़ से खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए सारी क्या है, इससे वैज्ञानिक की देन है। आज वैज्ञानिक अगर तुम्हारे लिए ये काम नहीं करता, इतनी सारी अच्छी दवाएं अगर वो नहीं खोलता, तो आज क्या होता मालूम पड़ा में, तो मौत बढ़ती जाती है, जिंदगी खराब हो जाती है। ये वैज्ञानिकों के आप सबसे ज्यादा मानिए, ठीक। एवं कोविड-19 की रोकथाम के लिए, कोविड-19 आपकी किताब में लिखा हुआ होगा, संयुक्त के साथ बोला कोविड-19, ठीक। इधर कोविड-19 की रोकथाम है उपयुक्त प्रतिरोधी टीके, ये देखिए कोविड-19 के टीके, भाई कोविड बहुत तेजी से आ गया था, लोगों का घर में बंद हो गए थे, घर में निकलता नहीं था, लोग मरने लगे थे, उसकी वैक्सीन बनी,
वैक्सीन आकर लोगों को वैक्सीन दी, जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि हमें उस पर नियंत्रण मिल गया। अब कोविड-19 मेरा कोई केस तो है नहीं, उसका हमें क्या नहीं। अंदरूनों की जांच की बात करें तो एमआरआई, ये देखो एमआरआई लिखा हुआ है आपकी किताब में, लिखा एमआरआई आपका शरीर के अंदर की बात। एमआरआई से क्या होता है, शरीर के अंदर की बात की जांच हो सकती है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी, ये सारी मशीनें क्या होती हैं, ये सारी मशीनों से क्या हमें बीमारी का पता चलता है। तो ये सारी चीजें मशीनें क्या है, ये सिर्फ वैज्ञानिकों की देन है। किसकी देन है ये वैज्ञानिकों की देन है। तो ये सारी क्या है, एक वैज्ञानिकों की देन है, जिसने जीवन को क्या सरल बनाया है, जिसने जीवन को क्या किया है, जिसने जीवन को सरल बनाया है, आसान बनाया है। आज नई प्रकार की जो बीमारी सबकी रोकथाम हो गई है, वैज्ञानिक अच्छे हमारे देश को बढ़िया बढ़िया डॉक्टर मिलने लगे। पहले ग्रामीण क्षेत्र जो होते थे वहाँ पर डॉक्टर की सुविधा नहीं थी। आज कुछ एक बड़ा सा गांव है तो वहाँ पर भी सरकार की ऐसी पहल हो गई है तो वहाँ भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया है। तो वहाँ भी आप चले जाओगे तो आपको वहाँ पर कोई डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर में तो अच्छा कंपाउंडर मिलेगा, अच्छी नर्स मिलेगी, अच्छा दवाई देने वाला वहाँ फार्मासिस्ट मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ कहाँ आपको मुफ्त में मिलेगी। तो केवल सरकार की योजना ही तो है, तो हमारी ये सरकार की क्या है योजना। अब सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र की बात करते हैं कि आगे आगे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में, तो देखिए सुरक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारी चीजें क्रांतिकारी परिवर्तन आए। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इसका भी देखो मैं अभी चित्र दिखाता हूँ। देखो इससे एक नई क्रांति आई है जिसमें देखो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, निर्भय, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का निर्माण हो चुका है। ये क्या है, मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों का क्या हुआ है, निर्माण। तो मिसाइलें कौन कौन सी हैं मालूम है, पृथ्वी, यदि कभी प्रश्न भी आएगा तो आप पृथ्वी, और क्या है आपकी अग्नि, और क्या है भैया त्रिशूल, सही बच्चे बहुत बढ़िया, और भाई निर्भय, और क्या है भैया ब्रह्मोस। ठीक, अपने अपनी किताब में सब इसको हाईलाइट कर लेना। पृथ्वी, अग्नि, निर्भय, ब्रह्मोस इत्यादि मिसाइलों का निर्माण का हमारे भारत देश में हो चुका है। हमारे भारत देश में तरक्की हो रही है, इसीलिए तो हो चुका है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर, अगर कोई दूसरा देश द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो सारी चीज मिसाइलें छोड़ दी जाएंगी। भाई हमारे देश पर आक्रमण क्यों करेगा, तो सारी मिसाइलों का निर्माण हमारे भारत देश में हो रहा है नहीं। तो भारत देश में, उसका मतलब भारत देश की रक्षा होगी, हमारे देश की रक्षा होगी। वैज्ञानिकों का योगदान है जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, अच्छा है क्या नहीं? वैज्ञानिकों का योगदान जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। एक बच्चा जाएगा कि ड्राइंग करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। जब वो बच्चा आ जाएगा तब मेरा बच्चा जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए हमारे क्षेत्र में क्या है, तुम्हें कुछ मिला। देखिए ये देखिए मिसाइल, इन मिसाइलों को आगे तो भारत के अंदर बन रही है, यही तो मिसाइल है। ये देखिए मिसाइल है आपकी, ये देखो इसके ऊपर देखो पृथ्वी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पृथ्वी का नाम हुआ, अग्नि का नाम हुआ, 4-5 नाम दिए थे। ये देखो मिसाइल है, मिसाइल अच्छी तरह से देखो, इस प्रकार की ये मिसाइलें होती है। जो कोई क्या होता है, कोई दूसरे देश वाला हमारे देश पर अटैक करते हैं, सारी मिसाइलें क्या भारत में बनने लगी, भारत में बनने लगी, ठीक। ये पृथ्वी है, इस प्रकार की मिसाइलें को सभी बच्चे देखिए, सबको चित्र दिख रहा है कि नहीं, सबको चित्र दिख रहा है। ये चित्र तुम्हारी किताब में नहीं है, ये चित्र मैं बाहर से लेके आया हूँ। तुम्हारी किताब के अंदर गिने चुने थोड़े बहुत चित्र है, उससे ज़्यादा चित्रों को मैंने इसलिए लगाया है इस स्लाइड पर क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से भली बात समझ में आ सके। इसलिए जितने बच्चे पढ़ने के लिए आए, मैं सारे बच्चों से आपको हो जाकर के कि वो सभी बच्चे जो पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, तो गाँव में घूमते रहते हैं, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पढ़ने के लिए आए, बताया करो, सभी एक अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, स्लाइड पर पढ़ाते हैं, ठीक।
चला गया बहुत जल्दी जाता है, तो एक कट जाता बहुत जल्दी, यहीं पर सबसे कुछ समस्या आ जाती है। तो जरा सा भी दिया कट गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मिसाइल है। ठीक, अब हम एक बात तो कहना चाह रहे हैं आपसे। वैसे तो हमारा ये पाठ लगभग खत्म होने को आया, इसमें पूरे प्रश्न हैं, पूरे प्रश्नों को अभी हम करवा देंगे। अब इस पूरे पाठ में हम ये देखते हैं कि विज्ञान ने हमें दिया तो बहुत कुछ है, उसने जीवन को हमारे को सरल बनाया है, आसान बनाया है, हम इसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन इस सारी चीजों से हमें हानियां भी तो मिली बहुत सारी, कुछ हानियों को भी देखेंगे, अरे फायदे फायदा देखते हैं, थोड़ी बहुत हानियां भी देखेंगे। अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई है। तुम्हारी किताब में लिखिए, लास्ट वाला है, लास्ट वाला ग्राफ चल रहा है किताब का। ठीक, सारे बच्चे किताब लेके आया करें, और एक दूसरे पे किताब नहीं है तो दूसरे पे बैठ करके देखिए। ठीक है, देखिए बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, ये बात देखिए हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर आई है, तो बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, हमने अभी पढ़ाया है। तो इससे निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ बड़े बड़े बढ़ गए, तो इससे निकलने वाले बहुत ज्यादा जो पदार्थों को मैं दिखाऊंगा इसका डायग्राम अगली स्लाइड पर। इससे निकलने वाले पदार्थ, गंदा पानी निकल रहा है, उससे धुआं निकल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान। तो यहाँ से निकलने वाला बहुत बेकार, जो बिना खराब वेस्ट प्रोडक्ट होता है, पानी होता है, उससे क्या नदियों में बहा दिया जाता है। जब नदियों में बहा दिएंगे तो फिर मालूम क्या होगा, नदियों में प्रदूषण हो जाएगा, जल का प्रदूषण हो जाएगा, वहाँ पर रहने वाली जो मछलियाँ हैं उन मछलियों के शरीर में केमिकल जाएगा, तो मछलियाँ क्या होंगी, मछलियाँ मरने लगेंगी, और मछलियों के शरीर में वो केमिकल बन जाएगा, तो जब इंसान उस मछलियों को खाएगा तो वो केमिकल इंसान के शरीर में आ जाएगा, तो ऐसे क्या होगा, इंसान के अंदर बीमारी बढ़ती जाएगी। ठीक, उसके अलावा भूमि के अंदर उसे विसर्जित कर देते हैं, नदियों में हो जाता है, भू क्षेत्र में प्रदूषित हो रहा है। अगर हम कृषि की उपज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हाँ पानी पिया जाएगा एक बच्चा, अगर हम कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि की उपज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर डालते हैं, केमिकल डालते हैं, खाद डालते हैं। तो खाद डालने से और कीटनाशक दवा का अगर हम ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारी भूमि के अंदर प्रदूषण हो रहा है। हमारी भूमि क्या है, हमारी भूमि केमिकल डाल तो सारा भूमि के अंदर जा रहा है, वही केमिकल पौधों के अंदर चला जाता है, वही केमिकल जो हम खाते हैं हमारे शरीर में भी आ जाता है, जिससे क्या हमें तरह तरह की क्या मिले देखने के लिए, बीमारी मिलेगी देखने के लिए। ठीक, और जो मृदा है, मतलब जो जमीन है, उस जमीन में भी प्रदूषण हो रहा है, उसकी पैदावार भी कम हो रहा है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। अगर ज्यादा हम केमिकल का प्रयोग करेंगे तो उसकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति, जिसकी पैदावार है, वो कम हो जाएगी। अगर मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से, ये तो बात बढ़िया है, मनोरंजन के साधन तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण जगह जगह देखो, किसी की शादी या पार्टी करा जाओ, कोई मेला होता है, कोई छोटा प्रोग्राम होता है, आज डीजे आदमी ले आता है, तो जब डीजे बज रहा है तो बहुत तेज आवाज में बज रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ध्वनि का प्रदूषण। तो डीजे बजने से क्या होता है, ध्वनि का डीजे बजने से क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण। तो हमें जितनी जरूरत है आवाज की, लेकिन हमें उतनी आवाज चाहिए। टेक्नोलॉजी आ तो गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा हानियां भी हो रही है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से देखो एक समस्या आ रही है, कारखाने में बहुत ज्यादा लगे, मशीनें भी आ गई, उसमें मशीनें ऐसी आ गई जो ऑटोमेटिक काम करती है, सीधे बैठेगा लेकिन मशीनें ऐसी आ गई जो ऑटोमेटिक काम करती है। जब मशीनें ऑटोमेटिक काम करती है तो मजदूर की तो जरूरत है नहीं, तो बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूर बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। अगर हम जंगलों की अंधाधुंध कटाई करेंगे, जिस प्रकार से हमारे जंगल है, उन जंगलों में अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में कटाई करेंगे, तो कटाई करने से क्या हो रहा है, जंगल एक तो खत्म होते जा रहे हैं, दूसरी बात है कि वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
अगर जंगल अधिक होंगे, पेड़ काटेंगे नहीं, तो जो भी कोई प्रदूषण होता है उस प्रदूषण को वो कम कर लेते हैं। तो वातावरण बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो पेड़ क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और हमें स्वच्छ अच्छी ऑक्सीजन देते हैं। तो इसीलिए सरकार की पहल होती है, जब बरसात का मौसम आएगा तो सरकार की यही योजना रहती है कि विद्यालय में अपने पेड़ लगाओ। तो इसमें देखिए विद्यालय में पेड़ लगते रहते हैं। सुबह सुबह तुमने देखा मास्टर पानी लगा रहे हैं पेड़ों में, लगा रहे हैं तो पेड़ों को पानी दे रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पेड़ सुरक्षित बना रहे हैं। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाओ। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएंगे उतना ही क्या वातावरण क्या होगा, उस तरह ही वातावरण स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ों से देखिए क्या हमारा अस्तित्व, हमारी जिंदगी की खतरे में आती जा रही है। इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ जितने काटोगे उससे क्या होगा, प्रदूषण होता है। तो ये सारी चीजें क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी हमें इसमें समझदारी यही है, ज्यादातर हम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। हमें जो नई चीजें पूरे टेक्नोलॉजी जहाँ जरूरत है वहाँ पर उसका प्रयोग करो, जहाँ उसका जरूरत नहीं है वहाँ पर उसका प्रयोग मत करो। ठीक, तो देखिए मैंने ये देखिए ये मैंने तो बताया जिस प्रकार से बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे देश में फैक्ट्रियां लग रही हैं, उद्योग लग रहे हैं, उन उद्योगों से क्या हो रहा है, तो धुआं निकल रहा है, कितना काला काला धुआं निकल रहा है। तो ये काला काला धुआं क्या है, इससे विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें होती हैं, SO2, वगैरह बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ये देखिए तो ये सारी गैसें क्या है हमारे वातावरण में जाती हैं, तो वातावरण को प्रदूषित, यहाँ से रहने वाले जो लोग इसके पास में लोग रहते होंगे तो उनको बहुत सारी बीमारियां बनेंगी उनके शरीर में। जो अब दूसरे चित्र में देखिए आपको चाकू दिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए फैक्ट्री से निकलने वाला जो कचरा दिख रहा है, कचरा है, उस कचरे को देखिए पानी के अंदर बहा दिया जा रहा है। पानी के अंदर बहा हुआ तो पानी क्या है, इससे जल का प्रदूषण होगा, वहाँ पर वायु का प्रदूषण होगा। ये वायु में उड़ रहा है तो वायु का हम सांस ले रहे हैं, हमारी सांस करने जा रहा है। जहाँ पर कोई भी पानी पी रहे या पानी किसी के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है तो भी हमारे शरीर के अंदर जाएगी, प्रदूषण कर रहा है। मछलियाँ खा रही हैं, मछलियाँ भी मर रही, उस मछली को इंसान खा रहा है तो कहीं भी हमारे शरीर के अंदर पहुँच रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा हमने बात की कि उसमें कृषि की उपज बढ़ाने के लिए जो है दवा छिड़कते, कीटनाशक दवा छिड़कते हैं, उससे प्रदूषण हो रही है। ये देखिए तुम्हें एक फसल दिख रही है, एक इंसान दिख रहा है और इंसान देखिए देखो छिड़काव कर रहा है, दिख रहा है तुम्हें, ये तो छिड़काव हो रहा है, तो ये इंसान क्या कर रहा है, छिड़काव कर रहा है। ठीक, तो ये देखिए छिड़काव हो रहा है, इससे छिड़काव से क्या हो रहा है, ये एक तरह का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है। ठीक, दूसरे पर जैसे जंगल कट रहा है, ये लोग लकड़ी देख रहे हैं, ये देखिए जंगल कट रहा है। ठीक, दूसरे पर तो क्या हो रहा है, जंगल कट रहा है, ये बार बार चला जाता है। थोड़ा टेक्नोलॉजी नया मिला है, थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग जैसे आ जाएगा वैसे तुम्हें सही मिले। वैसे तुम्हारा चैप्टर नंबर खत्म हो गया, अभी उसके क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। ठीक, देखिए ये वाला चक्कर चला रहा है, ये देखिए जंगल में अंदर कटाई हो रही है, ये तो पूरे जंगल काटे जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब ये सारी चीज आपको केमिकल प्रयोग हो रहा है या जंगल कट रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारे जो जीने के जो विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं इस पृथ्वी पर उनका संतुलन बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि जब जंगलों की तुम ज्यादा कटाई कर दोगे, चित्र जब जंगलों की ज्यादा कटाई कर दोगे तो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो मरेंगे, क्योंकि वो शहरों की तरफ जाएंगे आदि बुरी मारेंगे तो उनकी संख्या में कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो कहाँ भी चाहिए तो उसके बायोडाइवर्सिटी हो रही है। उसी प्रकार से जो कचरा समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है, मछलियाँ मर जाती है, पीएच लेके बढ़ जाता है, मछलियाँ मर जाती है। ये देखिए कचरा डाल दिया, ये देखिए मछलियाँ मर जाती, मर जाएंगी मछलियाँ। तो इस प्रकार से क्या है, ये मछलियाँ खाना बन गया, अभी छोड़ देता हूँ, अभी तुम्हारा खाना बन गया, अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद छोड़ देता हूँ क्वेश्चन करा करके, उसके बाद हमारी पाठ फिनिश हो जाएगा, फिर अगले पाठ को अगले दिन पढ़ाएंगे। ठीक, उसके बाद हो गया।
अब अगला आ जाओ। अगले में देखिए, अब हम यहाँ पर देखिए प्रश्न दिए गए हैं आपके करने के लिए। जो आपकी पुस्तक है उस पुस्तक में देखिए प्रश्न दिए गए हैं कि हमारे मस्तिष्क की जांच किससे होती है? ये मैंने तुम्हें उसमें पढ़ा था, तो इसमें लिख लेना आप इसका नाम। ठीक, दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो दैनिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या चीज है? विज्ञान और उस दिन के बताइए वैज्ञानिक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आप लिख लेना। ठीक है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं हम? इंटरनेट। बहुत अच्छा। अब हमारे जो मृदा है, मतलब जो जमीन है, तो उसके प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से क्या कम होती है? अगर ज्यादा दवा डालते जाएंगे तो उससे क्या कम हो जाएगी? उर्वरा शक्ति। तो उससे क्या हो जाती है? उर्वरा शक्ति जो होता है उससे। ठीक, अब हम देखते स्थान को पूर्ति में देखो, स्कैनर के द्वारा शरीर के भागों की जांच की जाती है। ठीक है, शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है। उसके अलावा जो दूसरा है मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम, जिसमें तुम्हें बताया था, यहाँ पर बताना मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम, ये तुम्हें उस दिन भी बताया था उस लेक्चर में। ठीक है, ये मनोरंजन के साथ। तो ढैकुली बैल बताया था, बैल चल रहे थे, उस बैल से मालूम है क्या हुआ? उस बैल से क्या होता है? ये सब क्या है? कृषि के साधन है। ये सब क्या है? कृषि का साधन। और चला कैसे जाता है? और चला कैसे जाता है? एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, चले जाना। ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा हमारी पढ़ाई का। और कृषि वाले में हम कहाँ पहुँच गए थे? ये वाले पहुँच गए। ठीक है, ये देखो कृषि के साधन है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इसमें मिलान कर लीजिए। मिलान करने के लिए देखो बताओ ना आपको। अब इसमें देखो ईमेल, ईमेल क्या होता है? ईमेल के बारे में अगर हम बताएंगे तो ईमेल क्या है? कंप्यूटर आधारित एक युक्ति है। ईमेल क्या है? एक कंप्यूटर आधारित युक्ति है। और उसके अलावा पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल ये क्या है? ये मिसाइलें हैं। ठीक, एलपीजी क्या है? ये खाना पकाने की गैस है। और कृत्रिम उपग्रह क्या है हमारा? संचार व्यवस्था। ठीक है, ऐसे करके उसमें तुम डाल देना। और तुम्हें कार्य पुस्तक आई मिल जाएगा, तो कार्य पुस्तक बच्चे के पास हो तो कार्य पुस्तक आप उसी तरह ले लेना, मैं तुम्हें इसलिए करा। अब देखिए अगला, देखिए प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? ये हमारे में देखिए प्रश्न दे रखा है, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो ये थोड़ा कंप्यूटर में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइप करते हो, टाइप नहीं करता हूँ, थोड़ी मुझमें आने के। ये देखिए हमारे पास प्रश्न है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो यहाँ से देखिए उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित के संसाधन में निर्माण को उपयोग किया जाता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं स्लाइड में दूंगा, आप बता लेना बाद में कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? ठीक, थोड़ा टॉपिक में मिस्टेक हो गया, इधर से होगा आगे मैंने कुछ किया था, क्योंकि मैं भी थोड़ा अच्छी स्लाइड देने के लिए खुद ही अपना वर्क करता रहता हूँ। इधर उधर वर्क कराऊंगा तो पैसे करते रहेंगे। ये देखिए पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद, पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल और डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रिक उपकरण आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित हुई और प्रौद्योगिकी के नए नियम, खोज एवं आविष्कार होते हैं। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो मैंने इसमें दे दिया। ठीक है, अब देखिए आगे एक प्रश्न, हरित क्रांति क्या है?
हरित क्रांति वाला उसमें प्रश्न क्या है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। भाई ज्यादा कृषि का हरित क्रांति हुई है, इसमें क्या है, कृषि का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। इसके आप यहाँ पर प्रश्न एक बार हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो क्या बताया हरित क्रांति के जनक? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। मैंने भी पढ़ाया था, चित्र भी दिखाया था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, तो इसका उत्तर जो इसमें निकाला, इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इससे हमारे देश में तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का योगदान है। हमारे क्षेत्र में क्या है, इसका योगदान है कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हुआ है। 5 मिसाइलें मैंने तुम्हें बताई थी, 5 मिसाइलें, 3 मिसाइलों का नाम लिखना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, 5 मिसाइल का नाम क्या, इसमें 5 में तो टिक लगा देना, ठीक है। ये प्रश्न का आंसर जो तुम्हारी किताब के अंदर मिला हुआ है, समझ लीजिए। तो इनका ये देखिए प्रयोग हुआ। अगला देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। विज्ञान हमारी आई है, टेक्नोलॉजी से बहुत सारी हानियां भी हुई हैं। लास्ट में मैंने तुम्हें बताया था, भाई विज्ञान बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुल गई है, उद्योग खुल गए, वो कचरा निकलता है, वहाँ कचरा जाता है, हानियां भी हुई हैं। तो देखिए इसमें देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास से मनुष्य को लाभ के साधनों से हानियां भी, तो लाभ तो मिला है, उसके साधनों से हानियां भी तो नहीं है। इससे अनेक प्रकार की हानियां, जैसे बड़े बड़े कारखानों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, बड़े बड़े कारखाने तो बहुत ज्यादा हो गए, जिससे इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जैसे अपशिष्ट पदार्थ क्या है, उससे धुआं निकल रहा है, जैसे वायु प्रदूषण हो रहा है, जल के अंदर जाएगा जल प्रदूषण होता है, ठीक। अगर जमीन के अंदर डाल या जमीन में ऐसे निकाल तो मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो ये तीनों प्रकार के जल, वायु, मृदा, ये तीनों प्रकार के प्रदूषण इन उद्योगों से हो रहे हैं। तो जहाँ विज्ञान की बदौलत हमें ये सारी सुविधा मिली है और उनसे हमें हानियां मिली, ये तीनों प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं। कृषि की पैदावार अधिक करने के लिए, अगर हमें कृषि की पैदावार ज्यादा बनाना, लगा के आपको केमिकल डालते हैं, बाजार से गए जाकर खाद लाए, खाद लेकर क्या हुआ, हमने खेतों में डाल दी। तो केमिकल की या कीटनाशक दवा में जितना आप प्रयोग करेंगे, उससे क्या होगा, उससे प्रदूषण, मृदा प्रदूषण होगा, वही केमिकल हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे क्या होती है, बीमारी बनती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो स्वचालित मशीनों, अगर स्वचालित मशीनों उद्योग हैं बड़े बड़े, उस उद्योग में स्वचालित मशीनें लगा दी, ऐसी मशीनें लगा दी वो ऑटोमेटिक काम कर रही है। जब भाई वो मशीनें ऑटोमेटिक काम कर रही है तो वहाँ मजदूर की जरूरत है नहीं, तो मजदूर भी क्या बेरोजगार होता जा रहा है, ठीक। तो मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण क्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और जंगलों की अंधाधुंध कटाई थी, जंगल जंगल काट रहे हैं, तो उससे क्या है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो मैं अभी चित्र लगाया थोड़ी देर पहले, जंगल भी कट रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, इसमें यही नहीं है कि विज्ञान हमें देखिए, देखिए कितना प्रदूषण, हानियां भी हमें इससे बहुत सारी हानियां भी हमें मैंने दिखाया कितना हानि, ठीक है। जंगल कटाई हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, केमिकल डाल रहे हैं तो केवल हमारे शरीर में जाए, मृदा का प्रदूषण हो रहा है। ये सारी चीजें बायोडायवर्सिटी में जा रही है, जिससे क्या होते हैं, हमारी जो जमीन पर यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली, जो जंगलों में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं, उन जानवरों की संख्या कम होती है। जंगल कटेंगे तो जानवरों की संख्या कम होगी, उनकी विविधता बदलती जाती है। तो इस प्रकार से मैंने इस किताब में आपको सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से इसमें डिस्कस किया। और जहाँ तक संभव है तहाँ तक मैंने इस किताब को बड़े अच्छे और सटीक ढंग से तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश इसलिए की है कि तुम्हारी समझ में आए। इसलिए जिन बच्चों के पास ये किताब है वो तो अपनी किताब को अच्छी तरह से समझ लें और पढ़ लें। बाकी हम अगला जो आपकी इकाई है उस इकाई को हम अगले दिन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे जो है इसका रिवीजन करते हैं और इसको आप सभी बच्चे देखते रहें, ठीक।